नमस्कार, आज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर नगर से है। कानपुर नगर में किडनी रैकेट के सनसनीखेज खुलासे के बाद आज कानपुर महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता की अगुवाई में सीएमओ कानपुर को गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक मांग पत्र सौंपा है। महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर आक्रोश के प्रदर्शन करते हुए इस पूरे प्रकरण को उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इस प्रकार का अमानवीय कृत्य न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है बल्कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि इस घटना से पूरी मानवता का विश्वास उठ गया है। बिना मानक और साथ ही बिना नियम चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आम लोगों के जीवन से खेल रहे हैं और लूट भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि किडनी रैकेट में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए और स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो। सीएमओ नेमी साहब के पास आए थे। ये आप लोग देख रहे हैं कि इस समय किडनी का प्रत्यारोपण के मामले में कई गिरफ्तारियों, बड़ा आपराधिक कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं और इससे बड़ा अपराध मानवता के लिए नहीं हो सकता। सामाजिक अपराध तो है ही है और अपराध में तो आता ही है, मगर आप वैसे भी देखें तो मानवता में इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता कि आप मानवीय अंग बेच के आप उसमें पैसा कमाएं। तो इसे हमारे मानवता के लिए भी कलंक है। उसी बात में हम लोग चाहते हैं, सीएमओ साहब के पास आए थे, इसमें जो भी उनके अधिकारियों ने इसमें संलिप्त हों तो उनके ऊपर कार्रवाई करें और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो इसमें पाए गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसमें भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम लोगों ने मांग करते हुए यहाँ पे एक मांग पत्र दिया है। और इस तरह जो हॉस्पिटल जो पहले एक महिला बच्ची जल गई थी, मर गई थी, उसमें उस समय भी हम लोगों ने मांग किया था कि एनएसयूआई नहीं था, उसके बाद भी हॉस्पिटल चल रहा था। इस तरह की कार्रवाई ना हो, इस पर पूरी कार्रवाई हो, इसके लिए मांग की है। गाजीपुर में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, जो अप्रैल तक चलेगा और 15 अप्रैल तक। आपको बता दें, अभियान के तहत शहर के कंपोजिट विद्यालय रायगंज द्वितीय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान बीएसए और सीडीओ ने बच्चों का नामांकन किया और उन्हें पुस्तकें वितरित की हैं। इस दौरान बीएसए ने अभिभावकों से अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिलाने की अपील की है। इस दौरान अधिकारियों ने विद्यालय की सुविधाओं का निरीक्षण किया और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इस दौरान अफसरों ने 3 परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया और साथ ही बीएसए ने बताया है कि जिले के परिषदीय विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है और इसके परिणाम स्वरूप अभिभावक भी निजी स्कूल में नाम कटवाकर अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालयों में करा रहे हैं, जिसका नामांकन बीएसए के हाथों हुआ है। इस अवसर पर बीएसए ने हर 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराने की अपील की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शैक्षिक सत्र 26-27 की शुरुआत में स्कूल चलो अभियान का 1 से 15 अप्रैल तक हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें 6 वर्ष पूर्ण 100% बच्चों का नामांकन स्कूल में कराया जाना है। इसी संदर्भ में आज मैं और सीडीओ सर 3 विद्यालयों में गए, जिसमें कंपोजिट विद्यालय बीकापुर सदर गाजीपुर में 3 बच्चों का और प्राथमिक विद्यालय मीरनपुर सक्का में 7 बच्चों का नामांकन कराया गया। सीडीओ सर ने बच्चों को पुस्तकें भी वितरित की और बच्चों में अजीब तरह का उत्साह देखा गया। गार्जियंस भी आए थे। तो मेरा गार्जियंस से यही अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को जो उनके समीपस्थ विद्यालय हैं उनमें नामांकन कराएं और एसएमसी की हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि बैठक कराई जाए। जो हमारे एसएमसी हैं, अभिभावक हैं, सबको बुलाया जाए। हमारे जो विद्यालय हैं वो समस्त सुख सुविधाओं से पूर्ण हो चुके हैं, तो इसकी जानकारी
समस्त ग्रामवासियों को, अभिभावकों को दिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो आकर्षित हो और अपने बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालय में कराएं। देखा जाता है मैम कि अक्सर पब्लिक विद्यालय की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान रहा है, परिषदीय विद्यालय से लोग भागते हैं, क्या वजह लगती है और अब इस अभियान से लेकर क्या उम्मीदें हैं? नहीं, अब जो परिस्थिति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। हमारे विद्यालय जिसमें ICT लैब या समस्त सुविधाएं जो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होता है वो उपलब्ध हो चुका है और ज्यादा बच्चे अब आकर्षित हो रहे हैं हमारे विद्यालयों के प्रति। इस अभियान का यही उद्देश्य भी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन हम अपने विद्यालयों में कराएं। क्या लगता है कि पब्लिक स्कूल छोड़ के परिषदीय बिल्कुल आएंगे कुछ इस तरह के नामांकन? जी, अभी देवकली में मैं गई थी तो वहाँ एक पेरेंट्स ने 3 बच्चों का नियरेस्ट जो कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ से उन्होंने नाम कटवाकर और मैंने ही उनका नामांकन कराया। तो बाकी जो अभिभावक आए थे वो भी बहुत प्रेरित हुए। तो मुझे लगता है कि हमारे विद्यालय में नामांकन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का वीडियो वायरल। बिजली के लटके तारों को देखकर जताई नाराजगी। फोन पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के और साथ ही एमडी को किया है निर्देश। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। गाजीपुर से गुजरते समय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली के लटके तारों को देखकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस दौरान फोन पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कार में जा रहे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का फोन पर बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने गाजीपुर के मढ़ौर मार्ग पर सड़क किनारे लटके तारों को देखा तो तुरंत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को फोन कर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने फोन पर ही लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने तुरंत तारों को ठीक करने का भी निर्देश दिया है। का पैसा सब खा गए, समझे ना, कुछ काम हुआ लगता नहीं। अभी शाम तक करो इसको, अब इसको काम शुरू करवाओ, इनको सस्पेंड करो, और कोई उपाय नहीं। और लापरवाही है। खबर सीतापुर से है, जहां सड़क पर पैदल जा रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने कुचल दिया। सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र के मानपारा के पास हुआ ये पूरा सड़क हादसा। आपका? राजकुमार जी, कौन खत्म हुआ, क्या हुआ था? मेरा भाई। क्या नाम था? माताराम। कैसे मौत हुई इनकी? एक्सीडेंट से हुई। ये काहे से थे? ये पैदल थे। और हुआ काहे से? 4 पहिया वाहन। पकड़ा गया कार वाला? नहीं पकड़ा गया। कहाँ पे हुआ था? मानपारा थाना कमलापुर। वहीं खत्म हो गए थे? हाँ। अकेले में है? चंदौली में अधिवक्ताओं का हंगामा व प्रदर्शन। मां के इलाज के लिए पहुंचे अधिवक्ता से सुरक्षा कर्मियों द्वारा बदतमीजी करने का आरोप है। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ वाद विवाद, देख लेने तक की पहुंच गई बात, बढ़ गया तनाव। लामबंद अधिवक्ता ने किया जोरदार प्रदर्शन, सुरक्षा कर्मी को हटाने की मांग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। करीब 1 घंटे तक चला है गोरिल्ला प्रदर्शन। मौके पर अफरा तफरी, आकस्मिक चिकित्सा के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। सुरक्षा कर्मी की माफी के बाद खत्म हुआ पूरा विवाद। हमारा नाम सत्यन कुमार बिंद एडवोकेट है। हम पूर्व उपाध्यक्ष हैं शिव बाग एसोसिएशन चंदौली के। क्या मामला है? आज हम अपनी माता जी को लेके आए हैं और ये हमारे हाथ में पर्ची है। और जैसे ही हमने गेट पर गाड़ी खड़ा किया तो गार्ड ने कहा कि गाड़ी हटा दीजिए। हमने कहा कि माता जी को उतारने के बाद हम गाड़ी हटा दे रहे हैं। इसके बाद हमको बदतमीजी से बोले, कह रहे हैं कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा। हमने कहा कि वकील है, तो कह रहा है कि वकील है तो क्या कर देंगे। इतने में वो 3-4 गार्ड थे आए और हमको धक्का देते हुए हम कहे कि तुम्हारी वकालत छोड़ा देंगे।
अभी आप लोग काफी संख्या में यहाँ मौजूद है, क्या बातें हुई है? क्या जब यहाँ के गार्डों द्वारा हमें हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तब हमें यह सूचना अधिवक्ताओं को देना पड़ा। जब अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है, बिहेव किया है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ जो गांव से आते हैं उनके साथ कैसा बिहेव लोग करते होंगे। पहले भी वकीलों के साथ इस प्रकार की अभद्रता गार्डों द्वारा और एक जिला अस्पताल में सामने आया है, क्या कुछ इस पर एक्शन ले रहे हैं? हम लोग यहाँ के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि यहाँ के आम जनता को और अधिवक्ताओं को सही सुविधा मुहैया कराई जाए। आज आप भारी संख्या में मेडिकल कॉलेज में है, क्या मामला? मामला ये है कि ये गार्ड यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं कि एक हमारे अधिवक्ता भाई को जबरदस्ती धक्का देकर भगा दिए हैं और कहे हैं कि तुम्हारी वकालत में बुलवा दूंगा, तुम्हारे जैसे वकील में बहुत आते जाते हैं। तो मामला ये था कि वो अपनी माता जी को लेकर आए थे गाड़ी से उतार कर वो जा रहे थे, तभी ये लोग बदतमीजी शुरू कर दिए। तो वकील साहब ने कहा कि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, उसके बावजूद ये लोग कहे कि तुम्हारे जैसे अधिवक्ता बहुत देखे हैं और तुम जल्दी हटा लो गाड़ी। तो मतलब भर्ती गालियां भी उसको दिए लोग। आए दिन यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा सुना जाता है लगभग अभद्रता की जाती है, इस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग इनके खिलाफ FIR कराएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ के जो मेडिकल के जो प्रिंसिपल है उनसे वार्ता की जाएगी। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। आम जनता के साथ भी ये लोग बदतमीजी करते हैं। आप आए हैं यहाँ पे जिला अस्पताल में, क्या कुछ मामला रहा? यहाँ सूचना मिली, कुछ नए गार्ड हैं जिनके द्वारा किसी हमारे अधिवक्ता भाई के साथ कुछ कहासुनी हो गई, चाहे पहचान न पाए हो या उनके कहने में कोई दिक्कत आई होगी, जिसके लिए स्वतः अजय सिंह इमरजेंसी इंचार्ज हैं इस समय, चिकित्सक डॉक्टर, जिन्होंने अपने लोगों की गलतियां स्वीकार किया। इस पर हम लोग पुनः भाई गलतियां होती रहती हैं, इसलिए हॉस्पिटल ये लोग भी सेवा के लिए आए हैं। इन लोगों से भी मेरा अनुरोध है, किसी भी के साथ सेवा की भावना से अपना कार्य करें, भविष्य में ऐसी घटना न घटे। गार्डों द्वारा यहाँ पे आए दिन मरीजों से सुनने में आता है बदतमीजी की जाती है, इस पे क्या नहीं, ऐसा संज्ञान में आएगा, वैसे वही सुझाव दे रहा है। ये लोग भी नए हैं, बॉर्डर पर ट्रेनिंग किए हैं, सिविल पुलिस में तो रहे नहीं है, सिविल पुलिस वालों के पास कुशल ज्ञान होता है। थोड़ा धीरे धीरे इन लोग को यहाँ के वातावरण में ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इटावा से इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक डेयरी संचालक का शव उसकी ही डेयरी के अंदर फंदे से लटका मिला है। मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। घटनास्थल से पुलिस की टूटी चूड़ियां और साथ ही एक संदिग्ध मोबाइल फोन मिला है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में एक महिला समेत 3 पुरुष डेयरी से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। वहीं परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। और साथ ही आपको बता दें, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के हरवंश नगर मोहल्ले का है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय शैलेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जसवंत नगर के जनकपुर गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा कि शैलेंद्र पिछले 8 वर्षों से अपने बड़े भाई सत्येंद्र सिंह के साथ हरवंश नगर में डेयरी का संचालन कर रहे थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपना मकान भी बनवाया था। सत्येंद्र सिंह अपनी बीमार पिता को देखने गांव गए हुए थे, जबकि शैलेंद्र डेयरी पर मौजूद थे। दोपहर करीब 3 बजे तक सत्येंद्र वापस नहीं लौटे तो डेयरी का गेट अंदर से बंद मिला। काफी आवाज देने के बाद जब कोई बाहर नहीं निकला, जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। शैलेंद्र सिंह का शव टीन शेड के सहारे रस्सी से फंदे पर लटका हुआ था और घटनास्थल से पुलिस को टूटी हुई चूड़ियां और एक अज्ञात एंड्रॉयड फोन भी बरामद हुआ है।
क्या नाम है आपका? कीर्ति। ये कैसे घटना हुई है? मुझे कुछ जानकारी नहीं है, हम यहाँ पे आए थे तब वो लटके हुए मिले थे। हाँ। कौन थे आप? मेरे छोटे चाचा। हाँ। सूचना कैसे मिली, कहाँ थी आप? हम अपने घर पे थे, विजयनगर पर मेरा घर है, वहीं पे थे। यहाँ पे बड़े चाचा आए गांव से, तब उन्होंने बताया था। वो दोनों चाचा साथ में ही रहते यहीं पे, डेयरी चलाते हैं। हाँ। वो किसी काम से गांव गए थे और ये वाले चाचा अकेले थे यहीं पे। किसने दी थी आपको? क्या सूचना किसने दी थी आपको? बड़े चाचा ने, जब यहाँ पे आए तब। नाम क्या था इनका? इनका था शीलेंद्र यादव और सिंटू। क्या घटना लग रही है, उन्हें फांसी लगाई है या किसी के द्वारा लगाई गई है? अभी ये कुछ पता नहीं है। बताया जा रहा कि यहाँ पे फोन किसी का छूट गया है और चूड़ी मिली है। अब ये नहीं पता क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता कुछ। कितने भाई थे? 4 भाई हैं। इनके कितने बच्चे थे? इनकी 2 लड़की हैं। नहीं, जब यहाँ ऐसी घटना हुई है तब यहाँ कौन कौन था? यहाँ पे सिर्फ चच्चू थे और जब बड़े वाले चाचा आए तब पता चला था। यहाँ पे ये अकेले थे। अकेले थे? हाँ। कब से अकेले थे यहाँ पे? कब रहते तो साथ में ही हैं। आज किसी काम से बड़े चाचा गांव गए थे। हाँ। टूटी हुई मिली है? क्या टूटी हुई मिली है? हाँ, बता रहे ये लोग, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं। तो आपने देखा नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं देखा। किसने फांसी लगाई है? ये मुझे नहीं पता किसने लगाई। नहीं, ये फांसी जो लटके हुए थे, किस पे लटके हुए थे? रस्सी पे, रस्सी से वो लगा हुआ है टट्टर, उसमें शायद टीन लगी हुई है, उसमें ही लगाई है। इन पे भी लगाई है? हाँ, मैंने देखा नहीं है सही से। कितने बजे की है ये घटना? हम लोग शायद ये 3 बजे की है, लमसम 3 बजे की है, ज्यादा नहीं। कितने बजे सूचना मिली है? 3 बजे के आसपास होगी। क्या नाम है दादा आपका? सीताराम। दादा, ये कौन थे जो यहाँ घटना हुई है? अब ये मैं बताया, मेरे को पता होता तो मैं पहले भी आ सकता था ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो घटना हुई है हाँ। वो आपको कौन लगती थी? जो घटना हुई है, अच्छा, जो दमाद है हमारे। दमाद? हाँ। तो कब से यहाँ रह रहे थे वो जब से डेयरी खोली तब से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ। कौन कौन यहाँ रहता था उनके साथ? ये दोनों भाई रहते थे, दोनों भाइयों ने डेयरी खोली थी। हाँ जी। और वो भी बड़े वाले भी आते जाते रहते थे घर पे। जनकपुर हमारा उनका गांव है और इनके बड़े भाई पुलिस में यहाँ पर रहते हैं, हरियो। तो दोनों बेटियां आपकी इसी घर में थी? जी। तो वो बेटियां कहाँ है इस समय? एक तो बेटी हमारे पास थी अभी, तो यहाँ से फोन किया तब उसको लेके आए। अच्छा। हाँ। तो कितने बजे सूचना मिली थी आपको? हमको ये सूचना मिली है 2:30 बजे के लगभग। हाँ। तो मौके पर आ गए थे यहाँ पे आप? नहीं साहब, नहीं तो अभी आया। मतलब यहाँ ये लास्ट पुलिस ने हमारे सामने में तो उतारी है, इतना बस मौका है, तो मैं यहाँ से आगे वहाँ से हटा दीजिए। हाँ। तो क्या लगता है, कभी कोई ऐसी दिक्कत समस्या थी, आत्महत्या है या हत्या की गई, क्या है लगता आपको? इसमें जब फोन मिला तो हत्या की गई। हाँ। तो आप जब चूड़ी पड़ी है तो इसमें लेडीज का कोई हाथ है किसी का? तो आपकी कब मुलाकात हुई थी इनसे आप? इनको ये पीछे झंडा शायद 27-28 के तारीख को चढ़ा था, तब मुलाकात हुई थी। अरे मैंने शाम को भी फोन किया था। मैंने हमारी जो एक बच्ची है ना, वो हमारे पास पड़ती है, वो बुआ के पास चली गई। तो मैंने बेटा उसको बुला लिया हो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर पापा हम जाएंगे। तो क्या आपकी बेटी की और इनके साथ में कभी अनबन हुई है क्या? अब अनबन तो हमारे से ये होती तो मैं भी मेरे को पता पड़ता, और कभी भी जब थोड़ी बात हो जाती तो हम तो समझाने वाले हैं, समझाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी समस्या नहीं थी जो कि आज ये पोजीशन दिखाते हैं। सत्येंद्र सिंह यादव के द्वारा एक सूचना पीआरबी को दी गई, 112 पर दी गई कि थाना कोतवाली के हरवंश विहार कॉलोनी मोहल्ला चोरबरी के निवासी शैलेंद्र उर्फ संटू पुत्र अनार सिंह यादव, जो
सत्येंद्र यादव के बड़े भाई हैं, उनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, उनके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, बॉडी को सकुशल उतार करके जो सुसंगत साक्ष्य है संकलित किया गया है। बॉडी को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी भिजवा दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम और तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एआरटीओ विभाग का 15 दिवसीय अभियान स्कूली वाहनों को लेकर 15 अप्रैल तक चलेगा। अभियान अनफिट और कागजातों की कमी पर होगी कार्रवाई। एआरटीओ ने 15 स्कूली वाहनों को किया है चालान। अभियान के तहत 2 स्कूली वाहन किए गए सीज। वाहनों के अनफिट होने के कागजातों में कमी कार्रवाई। और साथ ही खबर गाजीपुर से है, जहां एआरटीओ विभाग ने स्कूली वाहनों को लेकर 15 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया है। स्कूली वाहनों को लेकर आज से शुरू किए गए अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के तहत अनफिट और कागजातों की कमी पर स्कूली वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के पहले दिन आज एआरटीओ ने 15 स्कूली वाहनों का चालान किया है, जबकि अभियान के तहत 2 स्कूली वाहन सीज भी कर दिए गए हैं। एक तारीख से 15 तारीख तक एक वाहन में जो स्कूली वाहन है उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है शासन द्वारा। उस पोर्टल पे अब हमको स्कूल को भी ऑन बोर्ड कराना है और उस स्कूल में जो गाड़ी और ड्राइवर्स हैं उनका डिटेल उनको भरना है स्कूल्स को। तो इस चक्कर में हम लोग समस्त स्कूलों पे जा रहे हैं और उन स्कूलों पे जा करके जो भी उनके स्कूली वाहन है उसका विवरण भरवा भी रहे हैं और जिनके पेपर अपूर्ण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज हम लोग जो है लगभग 12 से 15 विद्यालयों पे गए, क्योंकि पहला दिन था अभियान का और जो पोर्टल था उसके बारे में जो है अवगत भी कराना था। तो करीब करीब हम लोगों ने 14 से 15 गाड़ियों का चालान किया जिसमें बच्चे थे और 2 गाड़ी हम लोगों ने निरुद्ध किया है। और ये आगे कल परसों नरसों में ये अभियान अपनी फुल फ्लेज में चलेगा। जो भी फिटनेस फेल गाड़ियां या प्रपत्र जिनके अपूर्ण हैं उनको चलने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अभी ये अनुरोध है कि सब लोग उसका प्रपत्र पूरा करा लें। ये 15 के बाद 15 तक ये अभियान है। सारे वाहन हमारे ऑनलाइन भी हो जाएंगे और सारे अनफिट वाहन हम लोग बाहर कर देंगे। तो इसलिए जिसके प्रपत्र अपूर्ण है वो पूर्ण करा लें हर हाल में। उनका फिटनेस फेल था, उनमें फिटनेस फेल वाहन थे। चूंकि फिटनेस के लिए लोग इश्यूज भी बता रहे हैं कि फिटनेस सेंटर यहाँ पे बंद होने से बनारस जाना पड़ता है, जो कि दूरी का कारण बता रहे हैं। लेकिन ये सारे एक्सक्यूज नहीं सुने जा रहे हैं, क्योंकि जो शासन की व्यवस्था है, जो भारत सरकार की व्यवस्था है, जहां पे भी फिटनेस सेंटर को अलाउ किया जा रहा है वहां पे वाहन स्वामियों को जाना ही। बिसौली कोतवाली पुलिस की बदमाश भूरा उर्फ नन्हे से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बदमाश के पास से लूटा हुआ मोबाइल और लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि 1 महीने पहले बिलसी थाना क्षेत्र में करीब 1 महीने पहले बदमाशों द्वारा लगभग 5000 रुपए और साथ ही मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पास सर्विस रोड पर एक बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल बिसौली पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची तो एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की दिखाई दी, जिस पर एक संदिग्ध व्यक्ति सवार था। पुलिस टीम द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से उसने फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उस बदमाश के पैर में गोली लगी। इस दौरान बिसौली थाने का एक मुख्य आरक्षी भी घायल हुआ है। पुलिस टीम के द्वारा दोनों को उपचार हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा गया है। पूछताछ के दौरान बदमाश ने अपना नाम भूरा उर्फ नन्हे बताया, जो बिलसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और हिस्ट्री सीटर है। इसने यह भी बताया कि 5 मार्च को बिसौली में एक व्यक्ति के साथ मोबाइल लूट और 5250 रुपये
की लूट एक अपने साथी के साथ मिलकर के कारित की थी। अभियुक्त भूरा के पास से मोबाइल जो लूटा हुआ था वो बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, साथ ही एक अवैध तमंचा 315 बोर कार्टेज बरामद हुए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई। नवागत एसपी आकाश पटेल कार्यभार ग्रहण करते ही दिखे एक्शन मोड में और एक एसआई व एक कांस्टेबल को किया निलंबित। 6 पुलिसकर्मियों पर बिठाई विभागीय जांच। मुख्य आरक्षी संतोष यादव को जुआ व तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई न करने पर किया निलंबित। वहीं उप निरीक्षक राम प्यारे को शीटरों पर निगरानी में ढिलाई के चलते गिरी गाज। हाईवे पर पेट्रोलिंग के दौरान लापरवाही बरतने और यातायात विभाग पर विभागीय जांच करने के दिए निर्देश। कानून व्यवस्था के साथ ही नहीं किया जाएगा समझौता। एसपी ने कहा सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। जो भी पुलिसकर्मी अपने दायित्वों को लेकर करेगा लापरवाही करना पड़ेगा कार्रवाई का सामना। एसपी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आज दिनांक 1/4/26 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें से जो सस्पेंड एवं 6 पर प्रारंभिक जांच खुली गई है। एवं प्रथम दृष्टया ये भी पाया गया है कि जुआ संचालन एवं तस्करी पर प्रभावी रोकथाम में रुचि न लेने के कारण इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 1/4/26 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लापरवाही, उदासीन हाईवे पर जलते हुए ट्रक के आपको बता दें कि वहां पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर चलती ट्रक में भीषण आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई है। हादसा लालगंज थाना क्षेत्र के तुलसी ग्राम सभा के पास हुआ है। ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से केबिन में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर हाईवे पर जलने लगा। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रक चालक का कहना था कि धान का बीज लाद कर ट्रक हैदराबाद से गोरखपुर जा रहा था। आग की वजह से ट्रक का केबिन पूरी तरह जल गया। हालांकि ट्रक पर लदे सामान की क्षति कम हुई है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना था? हैदराबाद से गोरखपुर। गोरखपुर जाना। आग कैसे लगे, हादसा कैसे हो गया है? ये वायरिंग शॉर्ट कर गया। वायरिंग शॉर्ट? क्या लदा है? धान का बीज। हाँ? धान का बीज। धान का बीज? अच्छा, गोरखपुर जाना था। कितने बजे लगा आग लगी? अरे 1 घंटा पहले लगा। क्या टाइम रहा होगा? टाइम तो नहीं देखा। वही 6 साढ़े 6 बजे से। क्या आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी? कैसे नहीं, कुछ नहीं लगा। कैसे आप निकले? अकेले थे कि कोई? अकेले थे। हाँ? अकेले थे। अकेले थे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, तो ठीक है, क्या कहना चाहेंगे। तो कहाँ कमी हुई, किस कमी की वजह से आग लगी? क्या वायरिंग शॉर्टिंग में कहाँ से हो जाता वायरिंग शॉर्ट। तब आपने किसी को सूचना दी है? मालिक आपके यहाँ? हाँ, मालिक हम खुद ही हैं। अच्छा, मालिक खुद हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अब ये तो नहीं मालूम। कई टन लदा हो? कई टन लदा था क्या? कुछ 30 टन है। 30 टन है धान। इसकी बिल्कुल भी रही होगी ना, मतलब ऐसे ही थी। 30 टन धान था। 30 टन धान था। अपना नाम बता दीजिए और आग कैसी लगी, कब आपको सूचना मिली? नाम हमारा जो है फायर सर्विस पथरहिया से संजय कुमार पांडे हमारा नाम है। हम लोग की आग की सूचना 6 कुछ पर जो है मिली। हम लोग वहाँ से पथरहिया से भाग करके आए तो देखे कि जो है ट्रक की केबिन में और धान लदा है और जो वाराणसी के लिए जा रहा था। तो हम लोग को आने के बाद जो है आग को बुझाया गया। कि लालगंज की भी यूनिट मौके पर आ गई है। दोनों गाड़ियों की मेहनत आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। क्या लगता है कोई नुकसान हुआ होगा? अब नुकसान में सर ड्राइवर तो उधर पड़ा है। बताने के उसके अनुसार जो है केबिन तो पूरी तरह से जल गई है। गाड़ी की केबिन जल गई है, कुछ टायर जले हैं और लगभग माल तो सेफ बच गया है।
माल से बच गया। हाँ, सेब बच गया है, कोई नुकसान नहीं। कोई जनहानि तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई जनहानि नहीं। मौके पर पहुंच करके फायर यूनिट ने कड़ी मेहनत के साथ आपका पूरी तरह नियंत्रण हो गया? हाँ हाँ, नियंत्रण। फिर आप स्वयं देख रहे हैं कि जन ऋषिकेश के निकट ढालवाला में अचानक 3 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग से आग को बुझाने की कोशिश की गई, पानी डालकर आग लगी और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही ऋषिकेश फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। जब तक टीम आग पर काबू पाती तब तक नरेंद्र नगर की फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच गई और दोनों टीमों ने मिलकर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग जब बुझी है तब तक 3 दुकानें जलकर राख हो गई थी और साथ ही FLM राकेश ममगाई ने बताया कि आग लगने में जिन दुकानों का नुकसान हुआ है उनमें एक दुकान को घुमाने वाला निवासी राजेश चलाते हैं, जिनकी वाहन डेंट पेंट की दुकान है और इसके अलावा वहां सभारा नगर निवासी प्रद्युमन की सीट कवर की दुकान भी जलकर राख हो गई है और साथ ही शीशम झाड़ी निवासी शीशराम मोटर मैकेनिक का काम करते हैं, उनकी दुकान भी जलकर राख हो गई। हाँ, आग लगी है। कैसे लगी आग? जब बगल में पीछे काम हो रहा ना ये तो वेल्डिंग का काम हो रहा था उधर बगल पे, इधर रिएक्शन पड़ी हुई थी बगल वाली उस पे जो दुकान है सीट कवर वाले की, तो उधर से वेल्डिंग कर रहे थे यहाँ पे, वो उसके पतंगे पुतंगे गिरे, उसमें आग लगी। उसमें आग लगने के बाद फिर हमारी दुकान में गया। कहीं की दुकान थी तुम्हारी? हमारी डेंटिंग की। और बगल में कहीं की दुकान? सीट कवर सीट वाले की दुकान। कितना नुकसान हो गया होगा? वो तो अंदाजा तो बहुत नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? भैया बता सकते हैं, वो तो आगे जा रखे। और क्या क्या नुकसान हुआ? गाड़ी के चीजें पीछे, गाड़ी का सामान, 2 गाड़ी का सामान जल गया हमारा पूरा। गाड़ी का शीशा, गाड़ी में वायरिंग में आग लगी, इसमें बस पे भी पेंट खराब हो रखा उसका। जिसकी ये वेल्डिंग हो रही है वो आया नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं आया। वो किसका है, क्या बन रहा है? गोदाम बना रहे हैं किसी चीज का। क्या नाम है? सोनू। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर से सामने आ रही, जहां नगर की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में स्थित परी हॉस्पिटल को ठाकुर द्वारा हाईवे से जोड़ने वाली लिंक रोड का स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान द्वारा नारियल फोड़कर किए गए शिलान्यास को 1 महीने से अधिक का समय बीतने पर भी अब तक रोड नहीं बनने से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही है और साथ ही इस कारण कॉलोनी वासियों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। साथ ही चर्चाओं के बाजार गर्म होने लगे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है विगत कई वर्षों से बनी नहीं जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान से गुजारिश की गई, तब कहीं जाकर जिला योजना में से सड़क बनवाने की स्वीकृति मिली है और विधायक महोदय ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया है, तब कॉलोनी वासियों में एक आशा जगी है और किसी तरह का कार्य नहीं होता देख आस टूटने लगी है। लेकिन कॉलोनी वासी जसपुर विधायक से मिले, कार्य शुरू नहीं होने की बात कही तो विधायक ने विभागीय अधिकारियों व ठेकेदार से बात की है तो हिला हवाली करते हुए शीघ्र सड़क बनाने की बात कही गई, लेकिन नतीजा निकला सिर्फ। देखिए क्या कह रहे हैं कॉलोनी वासी और क्या कहा विधायक जी ने, सुनिए। दो सड़कें एक ठेकेदार है जसपुर के जेटी के नाम से, ये उनके पास है। एक हल्द्वा से रोड से शमशान तक और ये जिला योजना में है ठाकुरद्वारा रोड से परी हॉस्पिटल तक। इस ठेके, मैंने यही जो PWD उनसे बात भी की, इस ठेकेदार का थोड़ा हिला हवेली का काम है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इसको नोटिस दो या इसका टेंडर निरस्त किया जाए, क्योंकि 1 साल लगभग इसको हो गया सड़क को स्वीकृत हुई, क्योंकि पिछली जिला योजना में स्वीकृत हुई थी और नई जिला योजना अब होने वाली है। लेकिन उसने कार्य को शुरुआत करके लेकिन काम न सामान लाया ना उसमें कोई कार्य किया है। तो आज भी मेरी यही से बात हुई कि भाई उसको नोटिस दो और उस पर कार्रवाई करो, क्योंकि ऐसे लापरवाह ठेकेदारों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता सरकार की तरफ से स्वीकृत हो गई,
विभागीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन ठेकेदार लापरवाही कर रहा है, तो ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने जब तो यही को बोला है कि भैया आप इस पर सख्ती करें और इस काम को जल्दी कराने का काम करें। रावत जी हमारे जो यही है, उनको मैंने बोला है। यादव चौहान जी से हमने बहुत पहले निवेदन किया था कि सर ये बड़ी रोड जो है जीड़ शीड़ हो गई है और ये बड़ी हॉस्पिटल की वजह से आए दिन रक्षा वगैरह यहाँ से जाते हैं। तो मुस्लिम कब्रिस्तान होने की वजह से जनाजे वगैरह भी यहाँ बरसात के दिनों में निकलते हैं, जिनका निकलना बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधायक जी के ऐसे प्रयास सर एक बार के हमारे निवेदन करने पर माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक जी ने इस सड़क को जिला योजना में रख दिया था, जिसका शिलान्यास भी 1 माह पूर्व भी हो चुका था। लेआउट ब्लॉक के जेई द्वारा हो चुका था। अब पता नहीं किस कारणवश ये रोड नहीं बन पा रही है, इससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये राजनीति की भेंट चढ़ गई ये रोड। और इस संबंध में मेरा यही निवेदन है कि इस रोड को गरीब रक्षा वाले आते हैं तो वो मतलब ये बड़ी परेशानी का सामना पड़ता है। हम लोग निकलते हैं, पूरी रोड जीड़ शीड़ हो चुकी है और इस रोड का बनना नितांत आवश्यक है। अगर ये रोड नहीं बनी तो रोज़ दुर्घटनाएं यहाँ होने की संभावना है। किसी ने कहा कि बहुत जल्दी मतलब मार्च से पहले तो कह रहे थे मार्च से शुरू हो जाएगा, और विधायक जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी निर्माण कार्य हम प्रारंभ करवा देंगे, चाहे किसी के द्वारा कराया जाए, लेकिन रोड बच जाएगी। हम विधायक जी तो यही आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी रोड का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पूरे 5 साल हो गए, 5 साल तक हम बराबर उनके यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल इसका टेंडर कराया था और टेंडर होने के बाद पिछले महीने 27 तारीख को विधायक जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार ने अभी तक इसमें आगे करवट नहीं ली। हम बीच फिर विधायक के पास गए, विधायक जी बोले कि मेरा ठेकेदारी मेरी नहीं सुन रहा। तो बताइए, कांग्रेस का विधायक है, भाजपा की सरकार है, इसका मतलब है कि जो है कांग्रेस के विधायक की कोई अहमियत नहीं है भाजपा सरकार में। कई बार अभी देखिए यहाँ अस्पताल है, यहाँ पर घर भी हैं, यहाँ पे व्यस्त इतनी रोड है कि ये जो है जसपुर से लिंक करती है बाईपास, इस पर इतना ट्रैफिक है और बरसात में यहाँ इतनी हालत बेकार हो जाती है कि लोग आज जो है परेशान होते हैं। यहाँ बहुत पानी आता है, बस्ती का भी होता है, बाहर का वैसे ही पानी हो जाता है बरसात का, तो यहाँ पर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर जो है ये मोटरसाइकिल वाले जब आते हैं तो दो पहिया वाहन है। अब यहाँ जब पानी में कुछ दिखाई नहीं देता, कई बार तो कितने गिर गए हैं यहाँ पर, कितने को चोट लगी हैं, बेचारी लेडीजें गिर गई, जिनको जो है बड़ी मतलब बेपर्दा हुई हैं। उसके बाद भी विधायक जी ने संज्ञान लिया, लेकिन विधायक जी की भी नहीं सुनी जा रही। जब विधायक की नहीं सुने तो साहब आम जनता क्या है इस मामले में। तो मैं तो ये कहूँगा कि साहब जो है क्या नाम है, ठेकेदार बड़ा हो गया विधायक जी से, ऐसा कुछ मुझे लगता है। नैनीताल से खबर, जहां सरोवर नगरी में दूर जनपद नैनीताल के धारी विकासखंड के पहाड़ पानी निवासी कमलेश महतोलिया आज आत्मनिर्भर भारत के सशक्त उदाहरण बनकर उभरे हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने गुजरात में नौकरी की है, लेकिन गांव, माता पिता और अपनी भूमि से जुड़ाव ने उन्हें वापस अपने गांव लौटाने के लिए प्रेरित किया है। गाँव लौटकर उन्होंने परंपरागत खेती से अलग हटकर कुछ नया करने का संकल्प लिया और इसी दौरान उन्हें उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उद्यान विभाग के माध्यम से लगभग 14 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। इस आर्थिक सहयोग ने उन्हें सपनों को साकार करने की मजबूत नींव रखी है। सरकार सहायता मिलने के बाद कमलेश ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते हुए फूलों और फलों की आधुनिक खेती शुरू की है। प्रारंभ में 10 नाली भूमि में शुरू हुआ उनका प्रयास आज 40 नाली में फैली उन्नयन फूलों की खेती में तब्दील हो चुका है। उनके द्वारा उत्पादित फूलों की मांग नैनीताल जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों में तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने 30 नाली भूमि पर सेब, कीवी और स्ट्रॉबेरी और जैसी फसलों की खेती कर अपने व्यवसाय को और भी सशक्त बनाया है। कमलेश महतोलिया ने अपनी सफलता का श्रेय उत्तराखंड सरकार की योजना और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व को देते हुए तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार का सहयोग और मार्गदर्शन न मिलता तो इस स्तर पर व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाता मैं। और साथ ही वहां पर आपको बता दें, आने वाले समय में कमलेश अपने व्यवसाय को और भी विस्तार करने तथा आधुनिक तकनीकी को अपनाकर उत्पादन और विपणन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयासरत है। मैं कमल महतोलिया
ग्राम महतुला गांव तहसीलधारी जिला नैनीताल का एक सीमांत कृषक हूं। मैंने सन 2013 में उद्यान विभाग के सहयोग से 80% राहत सहायता में कुछ पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें मैंने फूलों की खेती के प्रारंभ की। ये उस समय एक नया काम था जो कि धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ा। उसके बाद राज्य सरकार के सहयोग से तथा उद्यान विभाग के सहयोग से हमें इस काम के लिए पॉली हाउस निर्माण में 80% सब्सिडी तथा बीज के लिए भी राहत सहायता देते हैं। मैं इसके लिए राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। उक्त काम में मैंने अभी इस बीच में काम बढ़ाते हुए करीब 1 एकड़ में 20 नाली में फूलों का काम शुरू किया है, जिसमें मैं 8 से 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है और अपनी अर्थव्यवस्था करते हैं। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अनुदान जो दे रहे हैं, तो उससे वाकई किसान के मोदी जी का एक जो किसानों की आय दुगुनी करने का सपना है वो पूरा हो रहा है और उनके घर में खुशहाली आ रही है। और ये संरक्षित खेती है, इसके लिए सरकार ने ज़्यादा जोर लगाया है, जिससे कि जो कि बारिश आपदा इसमें कोई नुकसान नहीं रहता है, जंगली जानवरों से का भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। और इससे मेरी मासिक आय लगभग 2 लाख रुपए है। 8 से 10 लोग जो गांव के लोग हैं वो काम भी करते हैं मेरे उसमें। तो धन्यवाद राज्य सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।